नमस्कार दोस्तों, जन्मभूमि टीवी के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुराग वर्मा। मैं जहां भी टीवी पे जाता हूं, जहां भी डिबेट्स में बैठता हूं, अपने चैनल पे भी, तो मुझे जगह जगह लोगों के ये कमेंट्स आते हैं कि अनुराग वर्मा राहुल गांधी के विरोधी हैं, राहुल गांधी की लगातार आलोचना करते हैं, उन पे गलत आरोप लगाते हैं। ऐसी बातें लोग कमेंट्स में बहुतायत में लिखते हैं। ये चीज़ मुझे थोड़ा सा तकलीफ देती है कि एक पत्रकार, एक जर्नलिस्ट कभी भी किसी से इंटेंशनल ये काम नहीं करता है। किसी दुर्भावना के तहत कोई भी पत्रकार किसी राजनेता को, स्पेशली लीडर ऑफ अपोजिशन को, ये बात नहीं बोलता है। मैं अपनी पूरी बात सिर्फ 5 पॉइंट्स में समझाऊंगा कि मैं कोई राहुल गांधी का विरोधी नहीं हूं। मैं जो भी बात कर रहा हूं, एक तो वो जो स्थिति है वो बता रहा हूं, और इस आशा से कर रहा हूं कि शायद मेरा वीडियो कभी राहुल गांधी जी देखें या उनके एडवाइज़र्स देखें, और जो मैं कह रहा हूं उसको समझ के उनको समझाने की कोशिश करें। क्योंकि राहुल गांधी जी भारतीय लोकतंत्र के एक बहुत मजबूत और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं। राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन है, और उनका जो रोल है वो देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो अपनी जो उनकी जिम्मेदारी है, जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ठीक से निभाएंगे तो देश के लिए, प्रजातंत्र के लिए, राष्ट्रहित में वो होगा। मैं जो सबसे बड़ी बात करूं कि राहुल गांधी जी को जिसे लोगों को जो आलोचना लगती है वो है, राहुल गांधी जी ने अपोजिशन को ख़त्म कर दिया। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? आज अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा अपोजिशन हाशिए पे चला गया। कोई सरकार कुछ भी करना चाहे वो करती है। उन्हें पता है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष कुछ कर नहीं सकता, उसका कोई रोल नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। तो उन्होंने एक तरह से विपक्ष की शक्ति को पूरा डाइल्यूट कर दिया। वो 2-3 तरीके से किया कि उन्होंने पार्लियामेंट में जो बहस करनी चाहिए वो नहीं हो रही है, पार्लियामेंट में जिस तरह से सवाल उठाने चाहिए वो नहीं उठाए जा रहे हैं, मीडिया में जिस तरह से सवाल उठाए जाने चाहिए वो नहीं उठाए जा रहे हैं। मीडिया में वो जब पत्रकारों से, रिपोर्टर से उनकी जात पूछने लगते हैं, तो इस तरह की बातें, बहुत ही हल्की बातें करके उन्होंने पूरे विपक्ष की जो गरिमा, देखिए विपक्ष का फेस जो होता है ना, विपक्ष की जो वॉइस होती है वो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है। बाकी भली पार्टियां चाहे कुछ करती रहें, वो लीडर ऑफ पोजीशन की बात जो होती है वो बहुत मैटर करती है। वो उन्होंने उसको डाइल्यूट कर दिया, उसको मजाक के तौर पे बना दिया, और कुछ नहीं रहा। अगर एक ऑपोजिशन की बात करी जाए तो ऑपोजिशन को जो यूनाइट रखना, स्पेशली आज के समय में जो बहुत ज़रूरी था, ऑपोजिशन भी इनको अब नेता नहीं मान रहा है। इंडिया अलायंस बना, जिससे बड़ी उम्मीदें थी कि इंडिया अलायंस कुछ अच्छा सक्षम विपक्ष दे पाएगा, वो भी नहीं दे पाया। इंडिया गठबंधन की जो नाम आता है उसे चुनाव के टाइम पे आता है, और कुछ दिनों बातें होती हैं, चर्चाएं होती हैं कि मिल के लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, और अंत में नहीं मिल के लड़ते और लाठी डंडे चलते हैं, और फाइनली बात खत्म हो जाती है। इसके बाद जो दूसरा बहुत ज़रूरी पॉइंट है, जिसकी वजह से मैं राहुल गांधी जी की आलोचना करता हूं, कि उन्होंने एक देश की सबसे पुरानी और सबसे मजबूत राजनीतिक दल जो कांग्रेस पार्टी होती थी उसको ख़त्म कर दिया। अब आप कहें क्यों ख़त्म कर दिया? उसके पास तो 99 सीटें हैं। 99 सीटें जिस वजह से आई हों वो एक अलग मुद्दा है, वो अलग डिस्कशन का मुद्दा है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है कि उन्होंने पार्टी को ख़त्म कर दिया। पार्टी जिस समय ये आए थे उस समय पार्टी में जिलाध्यक्ष होते थे, जगह जगह मोहल्ला लेवल तक के भी जो कार्यकर्ता होते थे, ग्राउंड पे कार्यकर्ता होता है। जब चुनाव होता था वो दिखता था कि पार्टी का संगठन है। इन्होंने क्या किया कि सारे जिलाध्यक्ष सस्पेंड कर दिए कि हम नई तरह से चुनाव कराएंगे, पार्टी एक नए सिरे से उसका मेकओवर होगा, जिलाध्यक्ष नए बनेंगे, मोहल्ला अध्यक्ष नहीं बनेंगे, निस्यूआई के नए लीडरशिप होगी, सब कुछ होगी। इन्होंने पहले तो बनाने की जगह पहले डिस्ट्रॉय कर दिया कि पहले हम सब खत्म कर रहे हैं, बाद में करेंगे। आज की तारीख में मैक्सिमम शहरों में जिलाध्यक्ष नहीं है। कांग्रेस पार्टी की जो संगठन है वो ऑटो मोड में चल रहा है, कहीं कोई है ही नहीं। आज अगर राहुल गांधी जी सोचें कि डेडिकेटेड हम लिस्ट बना लें 500 आदमियों की जो कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, उनको नहीं मिलेंगे। ये हालत आ गई है कांग्रेस पार्टी की आज की तारीख में। जो सेकेंड लाइन लीडरशिप, जिसके लिए कांग्रेस मशहूर होती थी कि उसके पास नेताओं की कमी नहीं है, बहुत ही काबिल, बहुत समझदार नेताओं की पूरी एक फौज है। धीरे धीरे क्या हुआ, आपने पार्टी को इतना ज़्यादा अपने परिवार के आसपास ले आए
कि परिवार के बियॉन्ड पार्टी नहीं है। जैसे पहले कहा जाता था कि इंडिया इज़ इंदिरा, इंदिरा इज़ इंडिया, तो उसी तरह कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में नेहरू गांधी फैमिली हो चुकी है। नेहरू गांधी फैमिली कांग्रेस है और कांग्रेस ही नेहरू गांधी फैमिली है। तो ये जब हालत हो गई तो इस सिचुएशन में क्या हुआ कि पार्टी ख़त्म हो गई। आज एक परिवार को आप दिमाग में अपने कोई एक ठंडे दिमाग से सोचे कांग्रेस पार्टी क्या है, तो आपके दिमाग में 3 नाम से ऊपर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, इन 3 के नाम के अलावा कोई आता नहीं है। तो इन्होंने पार्टी को एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया है। नंबर 3, राहुल गांधी जी ने जो पार्टी की जो ओरिएंटेशन था, जो माइंडसेट था, वो चेंज कर दिया। पहले क्या था कि एक राइट होता था जिससे बीजेपी, लेफ्ट होता था लेफ्ट पार्टियां, और कांग्रेस हमेशा सेंटर में होती थी। राहुल गांधी जी ने क्या किया, जैसे जैसे लेफ्ट डैमेज होती गई अपनी ही हरकतों की वजह से, ये कांग्रेस पार्टी को वामपंथी विचारधारा में लेके आ गए। आज क्या है, देश में दो तरह के दल है, एक दक्षिणपंथी बीजेपी, एक वामपंथी विचारधारा वाली कांग्रेस। तो जो मध्यम मार्ग जिस पे कांग्रेस होती थी, मध्यम मार्गी, वो खत्म हो गया। आज लेफ्ट और राइट हो गया। अब लेफ्ट के साथ इनको ये समझना चाहिए कि जब लेफ्ट अपनी विचारधारा के साथ अपने आप को इतने सालों में नहीं चला पाए, खत्म कर लिया उन्होंने, तो आप उस विचारधारा को लेके कितने दिन चला पाओगे। और लेफ्ट की विचारधारा के साथ उन्होंने एक तरह से पार्टी को जो एक्सेप्टेंस थी उसकी, वो भी खत्म कर लिया। अब मैं अगर लेफ्ट माइंडसेट कह रहा हूं तो लेफ्ट माइंडसेट क्या होता है, मैंने क्यों लेफ्ट माइंडसेट कहा? लेफ्ट माइंडसेट मैंने इसलिए किया कि जो वामपंथी लोग हैं उनकी राजनीति की स्टाइल ये है कि वो कंस्ट्रक्टिव राजनीति नहीं करते हैं, वो डिस्ट्रक्टिव राजनीति करते हैं। कि सदन में हंगामा करना, धरने देना, प्रदर्शन करना, नारे लगाना, कभी भी इस तरह से देश का विपक्ष, जो मेन विपक्षी दल, काम नहीं करता है। क्योंकि वामपंथी पार्टियां कभी मेन विपक्ष नहीं रही हैं, तो उनका चलता था कि वो संसद से ज़्यादा वो जंतर मंतर पे बात करते थे। हंगामे करना वो भी एक लोकतंत्र का ज़रूरी पार्ट था। तो एक तरह से राइट और लेफ्ट का जो बैलेंस होता था वो कांग्रेस मैनेज करती थी। अब क्या हो गया कि जो लेफ्ट करती थी, नारे, प्रदर्शन, धरना, पार्लियामेंट के अंदर हंगामे, चिढ़ाना, लोगों से असंवैधानिक बातें करना, वो कांग्रेस करने लग गई राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम कांग्रेस पार्टी के साथ हुई है कि जो उन्होंने वो आइडियोलॉजी अपना ली, जो आइडियोलॉजी दुनिया में फेल हो चुकी है, वो उस आइडियोलॉजी पे चले गए। तीसरा जो उनका बहुत बड़ी समस्या रही है वो ये रही है, वो हमेशा एंटी इंडिया स्टैंड लेते हैं। उनका स्टैंड हमेशा वो होता है जो राष्ट्रहित में नहीं होता। उनकी जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो इंडिया में कम, पाकिस्तान और अमेरिका और चाइना के अखबारों में हेडलाइन ज़्यादा बनाते हैं। चाहे वो अभी ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना की सफलता हो, चाहे रफाल के डैमेज होने की बात करी जाती हो, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक की बात करी जाती हो, उनकी हमेशा जो बात होती है वो अपने आप को एक तरह से देश विरोधी की तरह से वो बातें करने लग जाते हैं। हालांकि देश विरोधी शायद बहुत ज़्यादा हार्श वर्ड है, लेकिन ऐसी बातें होती हैं जो राष्ट्र हित में नहीं होती हैं। वो अमेरिकन 2019 से उन्होंने एक नई चीज़ शुरू करी, वो विदेशी यूनिवर्सिटीज़ में, विदेशी इंस्टीट्यूशंस में लेक्चर देने जाते हैं। जब वहाँ लेक्चर देने जाते हैं तो वहाँ जाके वो अपने देश की ही इंस्टीट्यूशंस को, अपने देश के नेताओं को क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं। देखिए, देश के अंदर आप प्रधानमंत्री को भी सवाल कर सकते हैं, आप गृह मंत्री को भी सवाल कर सकते हैं, पार्टियों को भी सवाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जाके विदेशी मंच पर बैठे हैं तो वहाँ पर आपको एकता दिखानी पड़ेगी, जो हमेशा दिखाई गई है। बहुत समझदार भारत के लीडर ऑफ पोजीशंस रहे हैं जिन्होंने इस चीज़ को माना है और उसका सम्मान किया है। लेकिन राहुल गांधी जी के साथ क्या समस्या है, वो कभी भी विदेश जाएंगे तो वो देश की बुराई ज़रूर करेंगे। सबसे आखिरी में जो 5वां पॉइंट है वो इंस्टीट्यूशंस को डैमेज करना है। देखिए, भारत की जो डेमोक्रेसी है उसकी खूबसूरती सिर्फ एक है, वो है इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, चुनाव आयोग हो, इस टाइप के जो सुप्रीम कोर्ट हो, जिस तरह की वो हैं, उन्होंने देश को एक बहुत मजबूती दी है। उसने देश को एक तरह से क्या कहा जाए, उसकी बैकबोन है, उसकी रीढ़ की हड्डी है।
कोई भी नेता जो भी आया गया हो, उसने कभी पब्लिक फोरम में निर्वाचन आयोग को बेईमान नहीं बताया, निर्वाचन आयोग को रोज क्वेश्चन नहीं किया, उसने निर्वाचन आयोग से संबंधित किसी भी प्रक्रिया को चैलेंज नहीं किया, उसने कभी भी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को पब्लिक फोरम में क्रिटिसाइज नहीं किया। लेकिन राहुल गांधी जी ने सारा किया। आज उन्होंने एक पूरा जनमानस ऐसा बना दिया है कि जैसे चुनाव आयोग सिर्फ सरकार के इशारे पे काम कर रहे हैं। चलिए सीबीआई ईडी वगैरह की बातें होती रहती थी, अब लोगों को आदत पड़ गई कि उसमें कोई ऐसा सच्चाई नहीं है, वो सब जो है सो है। वो जितना इस्तेमाल होता था वो पहले भी होता था, आज भी होता है। उसमें कोई मैं या आप उस पर कोई ना उसे रोक सकते हैं ना उसे क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन करना हो कर लीजिए, रोक नहीं सकते फिलहाल। अब ये आता है, लेकिन निर्वाचन आयोग और सुप्रीम कोर्ट उस पर कभी नहीं हुआ है। अब क्या हुआ है, दोनों भाई बहनों ने अभी जब कुत्तों का डिसीजन आया, वर्डिक्ट आया, उस पर भी क्वेश्चन किया। प्रियंका गांधी जी ने भी, जब राहुल गांधी जी से कहा गया था कि आप उन्होंने कुछ टिप्पणी करी थी, तो उस पर भी प्रियंका जी ने सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को ही चैलेंज कर दिया था। निर्वाचन आयोग को तो उन्होंने पूरा ही जो है सरकार की कठपुतली बना दिया, जो कि सच्चाई नहीं हो सकती। सारे इंस्टीट्यूशंस इंडिपेंडेंट, एटलीस्ट कोर्ट यहाँ पे इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। निर्वाचन आयोग कम से कम जो ये क्लेम करते हैं, जो ये दावे करते हैं, उसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं। क्या ऐसा संभव है कि सरकार चुनाव लिस्ट लेके बैठती हो कि इसका नाम काट दो, इसका नाम रख लो? जिस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, जो लोग उसके पार्ट हैं उन्हें पता है कि कितने रिगरस एक्सरसाइज हो रही है, और ये एसआईआर की प्रक्रिया होती है, हमेशा होती रहेगी। आज पिछले 10 सालों से अननेसेसरी ईवीएम पे दोष दिया जा रहा है। मतलब अब आज के टाइम में ये एक चुनाव हारने के बाद, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे जितने भी दल हैं, उनका चुनाव हारने के बाद सबसे पहला स्टैंड यही होता है कि ईवीएम में हेरफेर कर ली गई। राहुल गांधी जी हमेशा इस चीज़ को लीड कर रहे होते हैं। तो जिस तरह से वो इंस्टीट्यूशंस को डैमेज कर रहे हैं, देखिए जब यूपीए 2 का टाइम चल रहा था, प्रधानमंत्री बहुत वीक हो चुके थे, क्षेत्रीय दल बहुत स्ट्रांग हो चुके थे, और जो सरकारें चल रही थी, भारत देश की जो सरकार चल रही थी, वो 10 जनपद से चल रही थी। उस समय हमारे देश के इंस्टीट्यूशंस ने ही इस देश को बचाया था, सच्चाइयों को सामने लाया था। 2G, कोल स्कैम, सारे जो स्कैम्स थे उनको जनता के बीच में लाके दिखाया था। जो इंस्टीट्यूशंस की डेप्थ थी हिंदुस्तान में है, उसने, क्योंकि आपको पता है ना, उन इंस्टीट्यूशंस ने ही आपको डैमेज किया था, तो आप उसकी जो इंटीग्रिटी है उसी को चैलेंज किए जा रहे हैं कि जिससे आगे अगर हम कभी सरकार में आएंगे तो वो उनकी गरिमा खत्म हो जाएगी। आखिरी में चलते चलते ये छठा पॉइंट आप मान सकते हैं, ये जिस तरह से जेनजीज भारत के युवाओं को को भड़का रहे हैं कि तुम सरकारों के खिलाफ खड़े हो जाओ, सरकारों के खिलाफ सड़कों पे उतर आओ, आंदोलन करो, हंगामे करो, खून खराबा करो, वो एक इन सभी से ज़्यादा गंदा और राष्ट्र के खिलाफ, राष्ट्र के हित में नहीं है। मैं सिर्फ राहुल गांधी जी से, जो मेरी दिल से इच्छा है कि राहुल गांधी जी अगर इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं, अगर इन सब चीज़ों को समझ लेते हैं, एक सक्षम विपक्ष देंगे ना, तो ये पूरे देशवासियों पे एक एहसान होगा कि अगर कोई भी सरकार एब्सोल्यूट पावर में आ जाए, निरंकुश हो जाएगी। वो निरंकुश होने के बाद उल्टे सीधे काम करेगी, जैसे हुआ है। जिस तरह से यूजीसी आया है, वो सरकार को ये पता था कि भाई विपक्ष तो कुछ बोलेगा नहीं, विपक्ष तो अपना हंगामे करेगा, शोर शराबा करेगा, गाली गलौज करेगा और चला जाएगा। तो जो सरकारें निरंकुश होती हैं वो तभी होती हैं जब विपक्ष कमज़ोर हो जाता है। विपक्ष को कमज़ोर नहीं होना है, विपक्ष को मजबूत होना है। राहुल गांधी जी के ये नैतिक जिम्मेदारी है विपक्ष को मजबूत करने की, क्योंकि देखिए हम कांग्रेस में किसी और से तो एक्सपेक्ट कर नहीं सकते कि कोई श्री जयराम रमेश जी को करेंगे या शशि थरूर जी करेंगे। देखिए कांग्रेस पार्टी में इस परिवार के अलावा कोई कुछ नहीं है, ये पार्टी सिर्फ इस परिवार पे चल रही है, वही है। तो हमें राहुल गांधी जी से ही ये आशा लगा के रखनी है कि भाई आप ही सक्षम विपक्ष इस देश को दो।
तो आज के लिए इतना ही। और मैं फिर से बताऊंगा, मैं राहुल गांधी का विरोधी नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी जो मैंने बातें बोली हैं, कुछ उनको और भी सलाहकार बोल रहे होंगे, वो अमल में लाएं और देश को एक सक्षम विपक्ष दें। तो आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।